जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ग्लोबल स्टडी जोन पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो मौलिक अधिकार था वो 7 था। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या किया, हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी प्रेजेंट में मौलिक अधिकार 6 गो है। हमारे भारत के संविधान में अभी प्रेजेंट में मौलिक अधिकार 6 गो है। पहले मूल संविधान में 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने वो समझ लिया, अब समझते हैं मौलिक अधिकार जो 6 था उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों को अधिकार है कि कानून की नज़र में सब बराबर समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को ये हक है कि वो सरकारी नौकरी करे, इसलिए सभी को सरकारी नौकरी करने का अधिकार है ना, अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद है 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी डिस्क्रिमिनेशन का खत्म, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत किसी भी व्यक्ति के साथ करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। छुआछूत करना अपराध है, नहीं करना चाहिए, समझे। उसके बाद है 18 उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़ करके। जैसे कि फिल्म में पुरस्कार दिया जाता है तो दादा फाल्के करके जो अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है, ऐसे कई सारे प्रकार की क्या होती है, उपाधि होती है। ये तो मिलती ही है, जैसे कि सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़ करके अदर चीज़ों में उपाधियों का अंत हो चुका है, समझे। फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, समझे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो ये जो अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार की आज़ादी देता है। तो अनुच्छेद कहता है 19, ऐसे तो इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है, यानी 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है 19 में। पहला है 19A
बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यानी रिपोर्टर जो होते हैं वो न्यूज़, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह है, हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, तो ये जो प्रेस है यानी न्यूज़पेपर है, ये स्वतंत्र रूप से जो न्यूज़ छापती है ये अधिकारी से यही देती है, अनुच्छेद 19 के ए। और आप बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार अगर कुछ गलत करती है तो आप बोलते हो, उसके लिए आप आवाज़ उठाते हो, तो ये भी 19 ए स्वतंत्रता अधिकार यही आज़ादी यही अधिकार देती है बोलने की। 19 बी शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा करते हो, बहुत सारे लोग बैठ करके आप विचार करते हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना, शांति रूप से, तो ये भी अधिकार 19 बी देता है। 19 सी, ठीक है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसको अभी हम याद करने की ट्रिक बताने वाले हैं, समझे, बताएंगे अभी, ध्यान से देखिए। उसके बाद है डी, 19 के डी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 ई, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 जी, कोई भी व्यक्ति व्यापार बिजनेस कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है। तो हमने तो इसको अभी पढ़ लिया, लेकिन इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप नेता बनना चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअली आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप बनिए, लेकिन थोड़ा देर के लिए आप यहाँ पे समझ जाए कि कोई व्यक्ति नागरिक नेता बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा। कहने का मतलब कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है या देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो क्या करेगा, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो सबसे पहले बोलेगा। दूसरी बात कि शांति रूप से बिना हथियार के उसके खिलाफ सभा लगाएगा और विचार करेगा कि ये सरकार गलत कर रही है। जैसे बिहार में अभी आप देख रहे हो, अतिक्रमण के नाम पे अभी लोगों का घर तोड़ रही है ना, घर तोड़ करके कहाँ जाए व्यक्ति पता ही नहीं है, तोड़ के बस बिगला रहा है, घर तोड़ दे रहा है ना, तो ये है, तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हो आप। उसके बाद है शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, संगठन बनाओगे। जब नेता बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने विचार को व्यक्त करोगे, यानी लोगों को बताओगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, आप लोगों के लिए अच्छे काम करूँगा। उसके बाद सभा लगा के वहाँ पर भी लोगों को बताओगे। फिर संगठन बनाओगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप एक जगह से फिर दूसरे जगह जाओगे, वहाँ भी लोगों को जोड़ोगे, संगठन बनाओगे, है ना। उसके बाद है कि भारत के किसी भी कोना में फिर आप गए हो तो आप क्या करोगे, रहोगे। रोड पे तो ऐसे ही नहीं भटकते रहोगे। मान के चलो अदर स्टेट में गए हो, आप जिस राज्य से हो वहाँ से 1000, 2000, 1500 किलोमीटर दूर गए हो, है ना, तो क्या करोगे कि कहीं पर तो रहना ही पड़ेगा ना, तो आप कहीं भी रह सकते हो, निवास कर सकते हो। उसके बाद व्यापार कर सकते हो। गए हो कहीं दूसरे राज्य में तो क्या करोगे, ऐसे ही भूखे मरोगे क्या, बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे, है ना, तो ये भी आपके पास अधिकार है। समझ गए, मैं जो बताया हूँ उसको इस तरीके से आप भी स्टोरी बना करके याद रखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होनी चाहिए। समझे, ऐसा नहीं कि अभी अपराध किए हो तो अभी आपको सजा दे दिया और 2 साल बाद फिर कोई नया कानून बना करके आपको सजा दे दिया। समझे, तो ये नहीं होता है, ये अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ऐसा
नियम है ही नहीं। उसके बाद क्या है 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन जीने का अधिकार है आपके पास, आप जीवन जी सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते हो, कैसे भी करके आप जीवन जी सकते हो, है ना। आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो गई, आप जीवित हैं, कैसे भी करके, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, फिर भी जैसे भी आप जी सकते हो, आपके पास ये अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आप अपने आप को भी ख़त्म नहीं करते, अगर ऐसा करते हो, आप बच जाते हो, तो सरकार इसके लिए कानून इसके लिए आपको सजा भी देगी, क्योंकि ये एक तरीके की अपराध है ना। लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो ये भी एक अपराध है कानून की नज़र में। उसके बाद है 21A, शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, फ्री में शिक्षा। इसी के तहत सरकारी स्कूल में 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री में, समझे। उसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण, यानी अगर पुलिस आपको उठा करके ले जाती है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको पुलिस लेकर के जाती है तो पुलिस को 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये क्यों लेके आपको आए हैं, वो जज के सामने वो साबित करेगा। ठीक है, उसके बाद मनपसंद कानून सलाह ले सकते हो, यानी कहने का मतलब कि आप वकील रख सकते हो अपने पसंद से, है ना, अपने पसंद से वकील ढूंढ सकते हो, क्योंकि हर नागरिक अपने से अपना केस नहीं लड़ सकता है। उसके लिए कानून की पढ़ाई करना जरूरी होता है, कानून की जानकारी होनी चाहिए, और हर व्यक्ति अपने आप में वकील नहीं हो सकता है। वैसे तो गांव समाज में सब अपने आप में वकीले बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो भाई चाहिए वकील की पावर चाहिए, ऐसे नहीं होता है, समझे। ठीक है, तो फिर है अगला है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। तो 23 क्या कहता है कि मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मनुष्य का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती बाल श्रम भी नहीं करवा सकते हैं, या फिर बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आप जबरदस्ती उसको नहीं कह सकते कि तुम चलो मेरे यहाँ काम करें, चलो, जबरदस्ती घींच तीर करके नहीं ले जा सकते हो। उसके बाद है अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते, समझे। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो, बच्चे से काम कराते हो, तो ये एक तरीके का कानूनन अपराध है। ठीक है, उसके बाद है चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। तो ये जो अधिकार है भारत के सभी नागरिक को दिया गया, वैसे तो सभी अधिकार दिया गया, ये इसमें विशेष क्या है कि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत, जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, प्रचार करने की उनके पास आज़ादी है। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप मानिए, उसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति पे थोप नहीं सकते हो। ठीक है, 25 में सिर्फ ये है कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हो मानिए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, बस इतना ही। उसके बाद है 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद है 27 किसी भी धर्म को संपोषित कर सकते हो। संपोषित करने का मतलब
कि उसमें दान पुण्य करके उस धर्म को आगे बढ़ा सकते हो। समझे? एक सेकेंड। उसके बाद अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी धर्म को आप शिक्षा दे सकते हो, मतलब कि किसी भी धार्मिक शिक्षा को आप दे सकते हो, बढ़ावा भी दे सकते हो और उसके लिए उपासना भी रख सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब कि 28 अनुच्छेद कहता है कि धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो। धार्मिक शिक्षा के लिए आप स्कूल कॉलेज वगैरह खोल सकते हो जहाँ पे सिर्फ धार्मिक शिक्षा दिया जा सके, आप चाहे तो खोल सकते हो। जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए है विशेष तरीके की उनके पास अधिकार है, ऐसे तो अधिकार सभी के पास है, लेकिन मदरसा वो लोग रखते हैं जहाँ पे उर्दू वगैरह और अपना धार्मिक शिक्षा देते हैं मदरसा में। समझे? उसके बाद अगला है 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रख सके। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनके पास अधिकार है। वो अपनी भाषा के बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए संविधान ये अधिकार देता है, विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है कि उनके अल्पसंख्यक में शिक्षा का विशेष संरक्षण, शिक्षा के लिए विशेष संरक्षण के लिए ये अधिकार देता है। उसके बाद है लास्ट और अंतिम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बहुत सारे मौलिक अधिकार बताए, 6 मौलिक अधिकार बताए, सारे आर्टिकल्स भी हम आपको बता दिए। समझे? अगर इसमें से किसी का उल्लंघन हो रही है, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इस अधिकार आपको देता है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट जा सके, ये अधिकार देता है आपको अनुच्छेद 32। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। समझे बातों को? और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समझे? वो रिट हम अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जो भी अधिकारी ऑफिसर लोग किसी भी नागरिक को अवैध रूप से क्या करते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं, उसके लिए ये अधिकार है। यानी इसके लिए वो अवैध रूप से अगर आपको कोई बंदी बना लेता है,
कोई क्या बना लेगा, जैसे कि ऑफिसर लोग आपको पकड़ के ले जाते हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, इसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, समझे, हेबियस कॉर्पस। उसके बाद है परमादेश। परमादेश किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश। कोई भी अधिकारी है वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि तुम ठीक ठाक से अपना काम करो, और नहीं तो तुमको अच्छे से धोएंगे, अपना पद से भी हटा देंगे। ठीक है, यही है। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार का क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। यानी कि उच्च न्यायालय के नीचे होती है, उच्च न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट, उससे नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर कोई फैसला दे रहा है और वो फैसला उसके अधिकार में नहीं है, उसकी पावर में नहीं है, जैसे सपोज मान लो कि वो फैसला दे दिया किसी को क्या बोलते हैं फांसी की सजा, क्या उसके पास ये अधिकार है? नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है ना। तो ये अधिकार को ऊपर शिफ्ट कर देना, उनसे बाहर कर देना, ये प्रतिषेध होती है। उसके बाद है उत्प्रेषण। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों को वरिष्ठ अदालतों में भेजना। यानी निचले पद पे निचले कोर्ट में, मतलब मान के चलो कि कोई भी एफआईआर किसी व्यक्ति पे है और वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक फैसला नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, हाई कोर्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज देगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी फैसला नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे फैसला करेंगे, है ना। ये होता है उत्प्रेषण, यानी नीचे से क्या कर देना, अगर समय लग रहा है मुकदमा लंबे समय से, तो उसको क्या करना है, ऊपर सबसे ऊपर, अपने से ऊपर अदालतों में क्या करना, उसको भेज देना, उस केस को भेज देना, वो समझेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है पांचवा, 5 प्रकार के जो हमने अभी रिट देखा था वो है पांचवा रिट। और अंतिम ये है कोवारंट। अधिकार परीक्षा कोवारंट, किसी व्यक्ति से यह पूछना कि उसने किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किया है। कहने का मतलब है, अधिकार परीक्षा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है कि तुम ये पद जो धारण किए हो वो कैसे कर लिए। जैसे मान लो कि अवैध रूप से कानूनी तौर पे अगर कोई भी नौकरी लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो लोग पैसे वगैरह और दे करके बड़ा पद पे बैठ जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। आपने देखा हुआ कि ऐसा मूवी में भी दिखाया जाता है कि लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे रियल में भी होता है और मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है। इतना बात हम नहीं बताएंगे, बस सीधा सीधा आपको समझा देते हैं कि मान लो कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, पैसे दे करके कर लिया, सेटिंग करके कर लियो, नौकरी लग गई, उसके बाद ये चीज़ मामला किसी ने एफआईआर कर दी है या फिर किसी ने बता दिया और आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि बबुआ तुम ये नौकरी कैसे ले लिए हो, अधिकारी ऑफिसर कैसे बन गए हो, इस पद पे कैसे आ गए हो। तुम साबित करोगे कि ना हाँ हम परीक्षा दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, हम पास किए हैं, तब फिर नौकरी मिला। अगर तुम साबित नहीं कर पाए हो, नहीं किए, तो क्या होगा, तुम्हें
जेल जाना पड़ेगा, उस पद से भी हट जाएगा, है ना। यही होता है क्वारंटो। ठीक है, तो यही था 5 प्रकार के रेट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी बात तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही हमारा कर्तव्य था। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। अब चाहे तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर नहीं तो भाई कम से कम एक कमेंट तो ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय।